हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्मों को बनाना है, ठीक है, और उनके ग्राफ्य विधि से क्या ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले हमें एक रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण करना है, उसके बाद उन रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। परिचय के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इस प्रश्नावली के अंदर आपको जितने भी प्रश्न मिलने वाले हैं उसमें रैखिक समीकरण हमेशा युग्म के अंदर आपको मिलेंगे। यानी कि रैखिक समीकरण की संख्या कितनी होगी, 2 होने वाली है प्रत्येक प्रश्न के अंदर। ठीक है, इतनी बात। अब हमें एक रैखिक समीकरण का निर्माण करना है दी गई समस्या से, ठीक है, और उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हमारे सामने इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। आगे बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी कि कक्षा 10 के अंदर कितने विद्यार्थी थे हमारे पास, 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हमारे पास, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो माना लड़कों की संख्या क्या मान ले हम, x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी फिर हमारे पास, लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास y, ठीक है, y, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 10 विद्यार्थी हमारे पास कुल थे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। तो पहली शर्तानुसार क्या होता है, पहली शर्त हमारे पास रखी गई है कि लड़कों प्लस में लड़कियों की संख्या कुल कितनी है, 10। तो ये बनेगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। यानी कि लड़कों प्लस लड़कियों को अगर आप देखते हैं तो कुल संख्या हमारे पास हो रही है 10। दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, दूसरी शर्तानुसार क्या होगा, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो निर्भर करती है लड़कों की संख्या पे। यदि आप लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं, 4 अधिक का मतलब यही होता है कि उसमें 4 जोड़ दो, तो लड़कों की संख्या में मैं 4 अधिक कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो मेरे पास किसकी संख्या आ जाती है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या x थी, अगर इसमें मैं 4 अधिक है यानी कि 4 जोड़ देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, लड़कियों की संख्या। यहां तक आपका समझ में आया, ठीक है। यहां से मैं x और y की वैल्यू एक तरफ रख लेता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी x इधर आ जाएगा माइनस के y और प्लस के 4 बराबर के दूसरी तरफ, तो माइनस के 4। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। इतना काम हमने कर लिया। यानी कि ये जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा था आपका, इसका आधा काम हमने कर लिया। आधा काम क्या था कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाने थे, जो हमने बना लिए। अगला काम आपके लिए है उनके ग्राफीय विधि से क्या ज्ञात करने हैं, हल। अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का तरीका हमने परिचय के अंदर पढ़ा ही था। क्या था कि जो आपके पास रैखिक समीकरण दे रखे हैं उनके x और y के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। और वो तरीका भी हमने वहां पे देखा था। क्या था तरीका, सबसे पहले हमें एक बॉक्स का निर्माण करना है, ठीक है। एक बॉक्स निर्माण कर लिया आपने, उसके अंदर पहली लाइन तो आपको तिरछी खींचनी है, ठीक है। उसके बाद 1, 2 और 3 लाइन आपको क्या करनी है, खड़ी खींचनी है, ठीक है। इसमें पहले बॉक्स के अंदर आप x भरेंगे और उसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स के अंदर आप y डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है और y की निकालनी है, y की रखोगे x की निकालो। कैसे करनी है देखिए। अब मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूं, 0 रख देता हूं। इस समीकरण के अंदर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। इस समीकरण के बॉक्स तैयार कर रहे हैं, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो ध्यान से देखिएगा y के लिए कितना बच रहा है आपके पास, 10 बच रहा है। y के लिए कितना बचा आपके पास, 10 बचा। अब मैं कह रहा हूं मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं यहाँ पे।
y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है। x की वैल्यू भी कितनी दिखी आपको, 10 दिखी। ठीक है, इतनी बात है। आगे देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि मैं x बराबर कितना रख लूं, 3 रख लेता हूं। x बराबर मैं कितना रख दूं, यहाँ पे 3 रख दूं। x बराबर यदि मैं 3 रखता हूं तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रख दी। अब ये 3 है, प्लस का है, तो उसको मैं बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगा। तो बराबर के दूसरी तरफ मेरे पास देखिए 3 प्लस में y बराबर कितना है मेरे पास, 10 है। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी। मैं इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस के 3। तो y की वैल्यू कितनी बची मेरे पास, यहाँ पे 7 बची। अगर मैं x बराबर 3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे लिए, 7 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात। दूसरे समीकरण के अंदर देखिए, दूसरे का बॉक्स बनाते हैं। सेम उसी प्रकार बॉक्स बनाना है आपको। एक लाइन ऐसे, 3 लाइन खड़ी, 1 2 और 3। पहले में x का मान और दूसरे में y का मान। x बराबर आपने 0 रखा, x बराबर 0 रख दिया, तो माइनस के y बराबर माइनस के 4 दिख रहे हैं। तो माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर 0 रख देता हूँ। अगर मैं x बराबर 0 रख सॉरी y बराबर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी दिख रही है, माइनस के 4 दिख रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू कितनी रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, देखिए समीकरण में x माइनस के y बराबर माइनस के 4 है। मैं x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख लेता हूँ, 3। तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। मिस प्लस के 3 को बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगा तो माइनस के y इधर मेरे पास शेष है, माइनस के 4 और प्लस का 3 उधर जाके माइनस के 3। तो ये हो गए मेरे पास माइनस के 7, इधर रखा हुआ है मेरे पास माइनस के y। माइनस के साइन से माइनस का साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ जाती है। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, मेरे को 7 प्राप्त होती है। अब आपने इनके निर्देशांक में निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इन्हें ग्राफ के अंदर रखते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हम एक। ठीक है, ऊपर की तरफ होता है हमारे पास प्लस के y एक्सिस, नीचे होता है माइनस के y एक्सिस। इधर होता है प्लस के x एक्सिस, इधर होता है माइनस के x अक्ष। ठीक है, मध्य में होता है यहाँ पे आपका मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यदि आपके पास प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब यहाँ पे हम संख्याएं किस आधार पे लेंगे, देखिए ग्राफ के अंदर संख्याएं किस आधार पे लेते हैं। सबसे पहले आप x अक्ष के अंदर देखें धनात्मक पूर्णांक अधिकतम कितना है, तो यहां से चले 0 10 3 0 और 3 है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आपके पास कितना है, यहाँ पे अधिकतम 10। तो ये जो प्लस का x अक्ष है इस पे अधिकतम पूर्णांक कितना लेंगे आप, 10 लेंगे। यानी मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखते हैं माइनस एक्स अक्ष पे कितना है। एक्स के अंदर देखिए माइनस का अधिकतम अंक कितना है, 4 है। तो माइनस के अक्ष पे कितने लेंगे, माइनस के 4, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4। क्लियर बात। अब देखते हैं y के अंदर अधिकतम धनात्मक पूर्णांक है 10 0 7 4 7, यानी कि अधिकतम कितना है 10। तो धनात्मक अधिकतम अंक आएगा आपके पास 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है कि नहीं बात, ठीक है। और माइनस के y अक्ष पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी कि आप वैसे डाल दीजिए दिखाने के लिए 1 माइनस के 2। ठीक है, अब निर्देशांक पहला ज्ञात करते हैं। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 के लिए निर्देशांक देखते हैं। पहला निर्देशांक 0 और 4। आप कभी भी निर्देशांक देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कभी भी आपके सामने का अगर कोई निर्देशांक लिखा होगा तो उसके अंदर पहला मान तो आपके पास मिलेगा x का और दूसरा मान मिलेगा आपको y का। तो निर्देशांक की पहचान कैसे करेंगे कि पहला मान तो x का और दूसरा y का। तो यहां से
x प्लस वाई बराबर 10 के समीकरण से जो निर्देशांक बने थे, तो पहला निर्देशांक हो जाएगा आपका 0,10। पहला निर्देशांक हो जाएगा 0,10। देखिए 0,10। दूसरा निर्देशांक हो जाएगा 10,0 और तीसरा हो जाएगा 3,7। ये x और ये y का। ठीक है, x के अंदर आपको कितना चलना है, यहाँ पे 0 चलना है, x के अंदर जाना ही नहीं है कहीं पे, और y के अंदर कितना जाना है 10, यानी कि 0,10 मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात। अगला है x के लिए 10 और y के लिए 0, यानी कि x में 10 जाना है और y में 0 पे जाना है। y का तो 0 हो गया, x में कहां पे 10 पे, तो 10,0 मिलेगा आपको x एक्सिस पे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके पास x में 3 और y में 7। तो x में तो आए हम 3 पे और y में आए हम 7 पे, तो ये मिलेगा 3,7 हमें यहाँ पे दिख गया 3,7। ठीक है, तो समीकरण की रेखा क्या जाएगी आपकी, ये जाएगी, दिख गई, ये जाएगा हमारा निर्देशांक x प्लस वाई बराबर 10 की रेखा। ठीक है, अगला बनाते हैं हम x माइनस वाई बराबर -4 का ग्राफ। तो यहाँ पे पहला निर्देशांक बनेगा आपका 0 और 4, तो 0,4। दूसरा बनेगा आपका -4,0 और तीसरा बनेगा 3,7। ठीक है, यहाँ पे x में तो आपको जाना है 0 और y में चलना है 4। x में 0 और y में 4, तो ये मिलेगा आपको 0,4। अगला है x में तो जाना है -4 और y में जाना है 0, तो y में तो 0 और x में -4, तो ये मिलेगा -4,0। और अगला निर्देशांक आपके पास 3,7 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रेखा जाएगी हमारी ऐसे, दिख गई। तो ये वाला रेखा थी आपके पास x प्लस वाई बराबर 10 की, और जो ये वाली रेखा खींची है ये है आपकी x माइनस वाई बराबर -4 की रेखा है। तो हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद करता है यहाँ पे बिंदु 3,7 को, मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ 3,7। तो ग्राफ का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना है हमारा 3,7। तो इस ग्राफ के हल होंगे हमारे पास 3,7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर आपका होगा 3,7। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पहला मान तो होता है x का और दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास y की, यानी कि लड़कों की संख्या क्या मानी थी आपने, x मानी थी। तो यहाँ पे लिखोगे लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, और लड़कियों की संख्या y मानी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई आपके पास 7। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 7। इसका क्या हो गया हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, ये प्रश्न यहीं तक था, दोबारा समझिए इसको। क्या बोल रहा है प्रश्न, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे जो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिसमें आगे बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें दो रैखिक समीकरण युग्मों का सबसे पहले निर्माण करना था इस समीकरण के अंदर। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर तो पहला शर्त के अनुसार हमने लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मानी। तो पहली शर्त कह रही है कि हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं 10, यानी कि लड़कों और लड़कियों को मिला के कुल विद्यार्थी आ रहे हैं हमारे पास 10, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। दूसरी शर्त में कह रहा है कि लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी यदि आप क्या करो कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें। तो हमने क्या किया, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होगी, लड़कियों की संख्या। अब इस y की वैल्यू को हम बराबर के इस तरफ लेके आए और 4 को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये हमारे पास समीकरण बनी x माइनस के y बराबर -4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें ग्राफीय विधि से इसके हल निकालने थे, तो हमने ग्राफीय विधि का हल निकालना देखा ही है। सबसे पहले हमें निर्देशांक ज्ञात करने पड़ते हैं, जहां पे हम एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो हमने एक x और y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक बॉक्स तैयार किया, जहां पे हमने x की वैल्यू 0 रखी समीकरण के अंदर, तो y की 10 मिली, y की 0 रखी तो x की 10 मिली, x की 3 रखी तो y की 7 मिली। इसी प्रकार हमने दूसरी समीकरण में रखा और हमारे पास ये ग्राफ हमको बनकर तैयार हुआ, जहां पे ये ग्राफ प्रतिच्छेद करता है बिंदु 3,7 पर। तो हमारे उत्तर कितना हो गया हमारा 3,7, और हमें पता है कि पहली मान होती है x की और दूसरा होता है y का,
यानी कि लड़कों की संख्या तो कितनी 3 और लड़कियों की संख्या हमारे पास प्राप्त हुई 7। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा आई होप। तो फटाफट इसके प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न 1 का ही सेकंड प्रश्न है हमारे पास, देखते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य हमारे पास है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य हमारे पास है 46 रुपए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास 5 पेंसिल और 7 कलम है, ठीक है। तो सबसे पहले पेंसिल और कलमों को हम मानते हैं, ठीक है। माना पेंसिल की संख्या, क्या मान लिया आपने x, और कलम की संख्या तथा कलम की संख्या हमने मान ली y, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार प्रश्न कह रहा है हमें कि 5 तो कलम है आपके पास, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल 5x प्लस कलम कितनी है 7, तो 7y हमारे पास क्या है कलम। यानी कि x तो कलम थी, x तो हमारे पास पेंसिल थी, और पेंसिल की संख्या कितनी थी 5, तो कलम कितनी होगी, और पेंसिल कितनी होगी हमारे पास 5x, और कलम हमारे पास y थी, तो कलमों की संख्या हमारे पास 7 है, तो टोटल कितनी हो गई 7y। अब पेंसिल की संख्या का मूल्य और वो पेंसिल की संख्या का मूल्य और कलम की संख्या का मूल्य कुल मिलाकर हमारे पास है 50 रुपए। कितना है 50 रुपए, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे आप एक काम कीजिए, पेंसिल की संख्या की जगह कीजिए आप पेंसिल का मूल्य कितना है x, और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा y। यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य प्लस में 7 कलमों का मूल्य कुल मिलाकर कितना है 50 रुपए, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, दूसरी शर्तानुसार प्रश्न कह रहा है हमें कि 7 पेंसिल है हमारे पास, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x रुपए, प्लस 5 कलम है हमारे पास, तो एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y रुपए। तो कुल इनका मूल्य कितना आ रहा है हमारे पास 46 रुपए। क्या कि 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलमों का मूल्य जोड़ के कितना है हमारे पास 46 रुपए। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हो गई और समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास रैखिक समीकरण युग्मों की प्राप्ति हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इनके हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले समीकरण के निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम। देखिए ये x और ये y, कितनी बात की है। x की वैल्यू क्या करें बताइए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x की वैल्यू मैं रख देता हूं x की नहीं, काम कीजिए आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू आप 0 रख दीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो y का पद क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचा आपके पास समीकरण, देख लीजिए 5x प्लस 7y बराबर हमारे पास आ रहा है 50। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, तो ये पद क्या हो जाएगा हमारे पास 0 बराबर में क्या बचेगा 5x बराबर में 50। अब आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये 5 जो मल्टीप्लाई का है दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, भाग के अंदर। तो 50 के अंदर जब 5 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 10। यानी कि जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, हमें 10 प्राप्त होगी। ठीक है, इतनी बात 10 प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 3 रख देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ मैं 3। तो समीकरण हमारे पास है 5x प्लस 7y बराबर 50। x की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रख के देखता हूँ। तो x की रखी मैंने 5 गुणा में 3 प्लस में 7y
बराबर में 50। तो 5 दिया 15 बराबर में 7y बराबर में 50 प्लस के 15 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा, इधर तो 7y और उधर हो जाएगा 50 माइनस के 15 यानी कि 35 और इधर है मेरे पास 7y। तो 7 गुणा का मान 35 के बटे में जाएगा तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5 यहाँ से, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, हमें 5 प्राप्त हो रही है। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए तीसरा निर्देशांक क्या बनेगा। तीसरा निर्देशांक बनेगा हमारा, मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दिया आपने 0। अब y की वैल्यू मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे 7 या 21 7 चौक 28 7 पंजू 35। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए आप 5। अब मैं क्या करता हूँ y बराबर में 5 आ चुका मेरे पास, हो गए y बराबर 5 हो चुका। 0 भी रख चुके आप, y की वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ पे 10। y की वैल्यू 10 रख लीजिए आप यहाँ पे, y बराबर आपने पुट कर दिया यहाँ पे 10। ठीक है, समीकरण हमारे पास है 5x प्लस 7y बराबर में 50। तो y की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 रख दी। तो y की वैल्यू जब आप 10 रखेंगे, 10 को 7 से किया तो कितना बन गया 70 बराबर में 50, इधर कितना है 5x। ठीक है, 70 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 50 माइनस के 70 बराबर में 5x। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 में से 50 गए तो माइनस के 20 बटे में 5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 4, यानी कि जब y की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो x की इतनी प्राप्त होगी माइनस के 4। ठीक है, इतनी बात। आगे देखते हैं दूसरी शर्त का समीकरण क्या बनेगा। इसके निर्देशांक देखते हैं दूसरे समीकरण के। तीन लाइन खींच दी, ये x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 का भाग 46 में नहीं जाएगा। क्योंकि आप अगर निर्देशांक बना रहे हैं तो थोड़ा सा सेंस यूज कीजिएगा, क्या कि यहाँ पे आप हमेशा पूर्ण संख्या लेके आए, क्योंकि ग्राफ बनाने में आपको पूर्ण संख्या की सख्त जरूरत पड़ेगी। यहाँ से अगर मैं 5 का डिवाइड करता हूँ 46 के अंदर तो पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, संख्या आएगी आपको पॉइंटों के अंदर। अब यहाँ से किस प्रकार पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हो सकती है, तो पहला मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख लेता हूँ। एक बार कितनी रख ली मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3। तो समीकरण था हमारे पास 7x प्लस के 5y बराबर में 46। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी 3। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 21 प्लस में 5y बराबर में 46। 21 दूसरी तरफ गया तो 5y इधर बच गए, 46 माइनस में 21। 46 में से 21 जाता है तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2 बराबर में 5y। y की वैल्यू निकालेंगे तो 25 में गुणा का मान जाएगा भाग में, तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 5। यदि x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है, यहाँ से 5 प्राप्त हो रही है। अगला देखिएगा, इतना काम क्लियर। अगला बिंदु आप रखिएगा, अगला निर्देशांक देखिएगा, हम यहाँ पे y की वैल्यू 12 पुट करते हैं समीकरण के अंदर। ठीक है, 7x प्लस के 5y बराबर हमारे पास है 46। हम यहाँ पे y की वैल्यू 12 रखते हैं। ठीक है, तो 7x ऐसे कैसे 5, y की वैल्यू कितनी रख दिया आपने 12 और बराबर में 60, वो सॉरी 46। तो 7x ऐसे कैसे प्लस में 12 पंजू 60 बराबर में 46। 7x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 46 माइनस के 60, तो इधर कितना बच गया आपके पास 14 बच गए, और वो भी किसके माइनस के, बराबर में कितना है 7x। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस के 14 बटे में 7, तो x की वैल्यू आपके आ जाएगी माइनस के 2, यहाँ पे हमें प्राप्त होगी। यानी कि हम y की वैल्यू अगर 12 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें माइनस के 2 प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखिएगा,
अगला अब हम करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 8 रख दें, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दें 8, तो 7x प्लस में 5y बराबर में 46, कितना 46। x की वैल्यू यहाँ पे 8 रख के चेक करते हैं, ठीक है 8 रख दिया मैंने प्लस में 5y बराबर में 46, 8 7 56 प्लस में 5y बराबर में हमें 46 प्राप्त हुआ। अब 56 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 5y बराबर में 46 माइनस के 56, तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ से माइनस के 10। y की वैल्यू चाहिए तो 5 यहाँ में गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस के 2, y बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस के 2, यानी कि हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है माइनस के 2। तो दोनों समीकरणों से हमें, दोनों रैखिक समीकरणों से हमें निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे, ग्राफ में बनाते हैं इसे, एक्स वाई माइनस के एक्स अक्ष और माइनस के वाई अक्ष। मैंने ग्राफ आपको, ग्राफ के अंदर अंक निर्धारित करने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। क्या करना है, अंक निर्धारित करने के लिए आपको एक्स अक्ष के अंदर अधिकतम धनात्मक पूर्णांक देखना है। मैंने क्या बोला, एक्स के अधिकतम धनात्मक पूर्णांक देखना है, एक्स के मान के अंदर अधिकतम धनात्मक पूर्णांक के लिए देखिए आप कितना है 10 प्लस के 3 प्लस के 8 और प्लस के 3, यानी कि प्लस का अधिकतम कितना है यहाँ पे 10, यानी कि x के धनात्मक के अंदर आपको अधिकतम अंक कितना रखना है 10। ये तो आपका निर्देशांक हो गया मूल बिंदु। माइनस का प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 9 और प्लस के 10, ठीक है। अब x का माइनस का ऋणात्मक अधिकतम पूर्णांक कितना है, ऋणात्मक अधिकतम पूर्णांक है आपके पास माइनस के 4, तो माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, ठीक है। y के अंदर धनात्मक अधिकतम पूर्णांक कितना है, यहाँ पे 12 है आपके पास, 10 तो इसमें है पर इसमें देखा तो इसमें अधिकतम धनात्मक पूर्णांक कितना है 12, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक पुट करेंगे आप 12 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। और ऋणात्मक y की वैल्यू कितनी है आपके पास अधिकतम 2, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है इतनी बात। अब पहले निर्देशांक की बात करते हैं। यहाँ पे इस समीकरण के लिए निर्देशांक क्या क्या थे हमारे पास, पहला है 10,0, दूसरा निर्देशांक आपके पास 3,5 और तीसरा निर्देशांक है माइनस के 4,10, ठीक है। इस समीकरण के लिए आपके पास निर्देशांक है 3,5, दूसरा आपके पास माइनस के 2,12 और तीसरा निर्देशांक है 8, माइनस के 2। आइए पुट करते हैं इसे, 10,0 यानी कि x में तो आपको 10 पर जाना है और y में आपको 0 पे जाना है, तो x में तो आप गए 10 पे और y में यहीं पे रहेंगे 0 पे, तो आपको 10,0 मिलेगा x एक्सिस पे। अगला है 3,5, यानी कि x में जाएंगे 3 पे और y में जाएंगे 5 में, तो x पे तो आए 3 पे और y में आए 5 में, तो ये मिलेगा हमें 3,5 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 3,5 का निर्देशांक, ठीक है बात इतनी। अगला है हमारे पास माइनस के 4x और ये प्लस का 10, तो माइनस के 4 तो x के मान है और 10 कितना y का मान, तो ये हो गया माइनस के 4 और y में 10 पे, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे, दिख गया, तो ये हो गया माइनस के 4,10 का बिंदु। आइए पहले समीकरण, रैखिक समीकरण के मिलाते हैं, रेखा को क्या प्राप्त हुई आपको, देखिए रेखा, ये हमें रेखा प्राप्त हो गई। ये रेखा कौन सी थी हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर में 50, ठीक है। दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। पहला बिंदु है हमारे पास 3,5 जो हमें यहीं पे मिलेगा। अगला है माइनस के 2 और 12, माइनस के 2 तो x अक्ष में मिलेंगे, 12 आपको y में मिलेंगे, तो माइनस के तो 2 और y के 12, ठीक है। ये बिंदु आपको मिलेगा
यहाँ पे -2,12 मिल गया आपको -2,12। अगला देखिए 8 को मैं -2, मतलब x में तो आपको धनात्मक 8 और y में -2, तो x में तो धनात्मक 8 और y में -2, तो ये बिंदु आपको प्राप्त होगा यहाँ पे, दिख गया, ये होगा -2, सॉरी 8 कोमा -2, x में तो 8 और y में -2। आइए मिलाते हैं इसको। मिल गया, ठीक है। तो ये एक्सिस किसकी है आपकी, ये है हमारे पास 7x + 5y बराबर में 46, ठीक है। ये दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3,5 पे बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो उत्तर हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे उत्तर हमारा हुआ है 3,5, ठीक है। अब 3 तो है हमारे x का मान और 5 है हमारे y का मान। x तो माना था हमने पेंसिल का मूल्य, तो क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास हो जाएगा 3 रुपए। कितने रुपए, 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या माना था, y, और y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 5 रुपए। तो यानी कि एक पेंसिल का मूल्य तो हमारे पास 3 रुपए आया और एक कलम का मूल्य हमारे पास 5 रुपए प्राप्त हुआ है। प्रश्न हम दोबारा देखते हैं एक बार, समझिएगा। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य हमारे पास कुल कितना है, 50 रुपए। यानी कि कलम का मूल्य हमारे पास है और एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास है। तो माना पेंसिल का मूल्य हमें कितना प्राप्त है, x प्राप्त है, और कलम का मूल्य हमें दिया है y रुपए। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए था, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x रुपए, और एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 7 कलम का 7y रुपए। अब 5 कलम और 7 है, सॉरी 5 तो पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जब मैं जोड़ता हूं तो हमें प्राप्त होता है 50 रुपए। कितने रुपए, 50 रुपए। तो यहां से हमारी समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई पहली शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के लिए हमें बोल रहा है 7 तो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 7 के लिए 7x। अब आते हैं 5 कलमों का मूल्य। एक कलम का मूल्य हमारे पास y रुपए है, तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y रुपए। दोनों को जोड़ते हैं तो कितने रुपए का बता रहा है आपको, 46 रुपए का। तो ये हमारे पास दूसरी शर्त पूरी हुई। आगे बोल रहा है पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार हमने निर्देशांक तैयार कर लिए और दूसरी शर्त के अनुसार भी हमने निर्देशांक तैयार कर लिए। अब पहली शर्त के अनुसार जो निर्देशांक तैयार थे उससे हमें रेखा प्राप्त हुई है ये -4,0 और 10,0 वाली, ठीक है। और दूसरी शर्त के अनुसार हमें रेखा प्राप्त हुई है -2,12 और 8,-2। ये दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 के ऊपर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। और हमें ज्ञात है जहां पे प्रतिच्छेद करे वहीं पे क्या होता है, हमारा उत्तर होता है। तो उत्तर हमारे लिए निर्देशांक कितना देके गा रहा है, 3,5। और हमें पता है निर्देशांक के अंदर पहला मान तो x का और दूसरा मान y का। तो x हमने माना था पेंसिल का मूल्य और y हमने माना था कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितने रुपए, 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य हमारे पास 5 रुपए। अब फटाफट इस क्लास के स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का। मिलते हैं हमारे अगले प्रश्न के अंदर। प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास, दे रखा है अनुपात A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात और C1/C2 का अनुपात की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। हमने परिचय के अंदर एक चीज नोट की थी कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती हैं और संपाती कब होती है। आइए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के अनुपात के, या मैं बोल सकता हूं C1/C2 के अनुपात के, A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं होगा B1/B2 के अनुपात के, बराबर नहीं होगा C1/C2 के अनुपात के। इस परिस्थिति के अंदर रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो कितना हल, केवल एक हल आपको प्राप्त होगा, एक हल, ठीक है।
अगर रेखाएं तीनों बराबर नहीं होंगी तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है a1 बटे a2 का अनुपात बराबर हो b1 बटे b2 के अनुपात के, बराबर हो c1 बटे c2 के अनुपात के। इस परिस्थिति के अंदर रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। ठीक है, अब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी तो हर परिस्थिति के अंदर, हर बिंदु के अंदर क्या मिलेगा? उसका हल मिलेगा, यानी कि कितने हल? अनेक हल। अनेक हल। संपाति का हमने अगर आपको नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे परिचय का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि संपाति रेखाएं क्या होती हैं। जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हों उसे क्या कहते हैं? हम संपाति रेखाएं। और एक दूसरे के ऊपर जब रेखाएं स्थित होंगी तो प्रत्येक बिंदु पे वो दोनों रेखाओं के हल क्या होंगे? समान, यानी कि प्रत्येक बिंदु पे हल निकलेंगे तो कैसे हल होंगे? अनेक हल। तीसरी कंडीशन है हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के अनुपात के, बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के अनुपात के। इस परिस्थिति के अंदर रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और जब तक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। आई बात समझ में? तो आपको इस प्रश्न के अंदर यही बताना है कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद कर रही हैं। आपको जो अनुपात दे रखा है यहाँ पे, समीकरण, दो रैखिक समीकरण ज्ञात दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रतिच्छेद करता है या कौन रेखाएं समांतर हैं और कौन यहाँ पे समपाती है। ठीक है, ये आपके पास तीन कंडीशन रहेंगे, याद कर लीजिएगा। निकालते हैं, पहले प्रश्न से देखते हैं। देखिएगा पहले प्रश्न में जो पहली रैखिक समीकरण है उसमें a1 की वैल्यू बताइए आप। इसको मान लेता हूं समीकरण एक, और ये चलो छोड़ो। पहली रैखिक समीकरण के अंदर a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? x की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -4, और c1 की वैल्यू है आपके पास 8। दूसरी समीकरण के अंदर देखिएगा a2 की वैल्यू कितनी है? 7 यहाँ पे, b2 की वैल्यू कितनी है? 6, और c2 की वैल्यू है आपके पास -9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम अनुपात लेके देखेंगे। a1 अनुपात में a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, और अनुपात में a2 की वैल्यू हमारे पास 7। इसी प्रकार b1 अनुपात b2 की वैल्यू लेके देखेंगे हम, क्या रहेगा? b1 की वैल्यू हमारे पास -4 और b2 की वैल्यू हमारे पास 6। इसी प्रकार हम देखेंगे c1 बटे में c2 की वैल्यू कितनी है? 8 बटे में -9। ठीक है, a1 बटे a2 की वैल्यू हमारे पास 5 बटे 7 है। आप आगे देखिएगा किसी भी रूप में क्या ये समान रह रही है या मैच कर रही है? क्या देखिए 5 ऊपर में ऊपर ऐसा कोई सा भी पद नहीं है जो 5 के बराबर आ रहा हो, या नीचे कोई ऐसा पद नहीं है जो 7 के बराबर आ रहा हो, यानी कि a1 बटे a2 पद बराबर नहीं है किसमें? b1 बटे b2 के पद के बराबर नहीं है। इस कंडीशन के अंदर हमने बताया था तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे सेम काम, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a1 की, b1 की और ये c1 की। तो a1 का मान आपके पास 9 है, b1 का मान है आपके पास 3, और c1 का मान है हमारे पास 12, और a2 का मान ये रहा, b2 का ये रहा और c2 का ये रहा। तो a2 का आपके पास 18 है, b2 का मान आपके पास 6 है, और c2 का मान है आपके पास 24। रखिएगा a1 बटे a2 का अनुपात आपके पास आ रहा है 9 बटे 18। देखिएगा ए की टेबल के अंदर आ रहा है दोनों वैल्यूज, तो काट के छोटा कर लीजिएगा। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि नंबर है 1 बटे 2। अगला है आपके पास b1 बटे b2,
मान है आपके पास 3/6, कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये भी 1/2 रखते हैं अपना C1/C2 की वैल्यू कितनी है 12/24, यानी कि 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी कि A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी 1/2, यानी कि A1/A2 का अनुपात बराबर है B1/B2 के अनुपात के, बराबर है C1/C2 के अनुपात के। इस कंडीशन के अंदर रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। अभी हमने पढ़ा था तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हमारा अगला प्रश्न। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, पहला रैखिक समीकरण। दूसरा है आपके पास 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो यहाँ पे ये तो आपका a1, ये a2 और ये a1 b1 और ये c1, ये आपका a2 b2 और c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू आप देखिएगा कितनी है 6, b1 की वैल्यू आपके पास है माइनस के 3 और c1 की वैल्यू आपके पास 10। a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं है तो 1 है, और ऊपर से किसका है माइनस का, और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। रखते हैं अनुपात वाला, देखते हैं a1 अनुपात a2 की वैल्यू आपके पास है 6/2, यानी कि भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आ रहा है 3/1। देखते हैं b1/b2 का अनुपात कितना है आपके पास माइनस के 3/-1, तो माइनस से माइनस ब्रेक होने के बाद कितना आ रहा है माइनस 1/3। अगला है c1/c2 का मान, तो कितना है 10/9। तो यहाँ पे 3/1 a1/a2 का मान कितना है 3/1 और b1/b2 का मान भी कितना है 3/1, यानी कि a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 के, बराबर नहीं है किसके c1 अनुपात c2 के। तो कंडीशन क्या बनेगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इस कंडीशन की कौन सी बताई थी आपको, रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट, फिर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। बंद नहीं, हाँ बस। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत की कंडीशन हमने परिचय के अंदर अच्छे से ध्यान की थी, हम दोबारा बताएंगे, देखिएगा जरा क्या थी कि अगर a1 अनुपात a2 का अनुपात बराबर नहीं है किसके b1 अनुपात b2 के, ठीक है, या बोल सकते हो बराबर नहीं है c1 अनुपात c2 के। एक तो ये कंडीशन थी, ठीक है। ये किसकी थी, रेखाएं क्या करती है इसमें प्रतिच्छेद करती है, और हल कितना होता है 1। और एक था आपके पास a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। और ये कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर तो रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन मिले या ये कंडीशन मिले तो इसमें क्या होंगी, संगत होंगी रेखाएं। कंडीशन में देख लो, तीनों बराबर नहीं होंगे, तीनों बराबर होंगे तो क्या रहेगी, संगत। और तीसरी क्या है, असंगत के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 की, यानी दो तो बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर होती है असंगत। क्या होंगी रेखाएं, असंगत। यहाँ तक क्लियर। आइए प्रश्न के ऊपर चलते हैं, हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि दी गई रैखिक समीकरण दिए गए अनुपातों के अंदर आपको संगत और असंगत की समीकरण आपको छांटनी है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ये a1 का मान, ये b1 का मान और ये आपके c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो देखिए a1 की वैल्यू आपके पास 3, b1 की वैल्यू आपके पास 2 और c1 की वैल्यू आपके पास 5। यहाँ पे देखिएगा a2 की वैल्यू आपके पास 2, b2 की वैल्यू आपके पास -3 और c2 की वैल्यू आपके पास 7।
ठीक है। अनुपात रखते हैं A1 अनुपात A2 की वैल्यू आपके पास 3:2, कोमा B1 अनुपात B2 की वैल्यू आपके पास 2:-3, और C1 अनुपात C2 की वैल्यू आपके पास 5:7। ठीक है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा आप 2/2, 2/3, 5/7 किसी भी प्रकार से आपस में बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अब आपको पता है जब तीनों बराबर नहीं होती है तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। तो रेखाएं संगत होंगी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सेम काम, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू। तो A1 की आपके पास 2 है, B1 की आपके पास -3 है और C1 की वैल्यू आपके पास 8 है। A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू आपके पास 4, B2 की वैल्यू आपके पास -6 और C2 की वैल्यू आपके पास 9। ठीक है, देखते हैं A1 अनुपात A2 का मान कितना होगा। A1 अनुपात A2 का मान है आपके पास 2/4, जिसको आप छोटा कर सकते हो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार B1/B2 का मान देखिएगा आप कितना आ रहा है, -3/-6। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 1/2। आगे देखते हैं C1/C2 का अनुपात है 8/9, जो ये तो कट नहीं रहा है। देखिएगा अनुपात A1, अब कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यानी कि A1 अनुपात A2 का मान B1 अनुपात B2 क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के, बराबर नहीं हो रहा है C1/C2 के, यानी कि जो कंडीशन होगी इसमें दो तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी, असंगत होंगी। हमने पढ़ा था कि अगर तीनों बराबर ना हो या तीनों बराबर हो तब तो संगत, पर दो बराबर एक बराबर नहीं, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या रहेगी आपकी, असंगत। यहां तक हो गया प्रश्न अपना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न के ऊपर। थर्ड प्रश्न है हमारे पास 3/2x प्लस के 5/3y बराबर में 7। अगला इसका रैखिक समीकरण है 9x माइनस के 10y बराबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे ये दो नंबर्स बटे के अंदर के रखे हैं। ठीक है, बटे में है दो नंबर। अब क्या करना है, एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण मिलनी चाहिए थी, यानी कि रैखिक समीकरण का निर्माण होना चाहिए था, पर ये दो नंबर तो क्या है, बटे के अंदर। रैखिक समीकरण ये होती है कि मतलब सीधी लाइन में आपको मिले, बटे के अंदर नहीं होनी चाहिए रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बटे का मान आप हटाएंगे। तो इस समीकरण को मैं जरा नीचे लिख रहा हूँ, तो 3/2x प्लस के 5/3y बराबर में 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मैंने बताया था कि जब कोई नंबर बटे के अंदर होता है तो उसको जोड़ने या घटाने का एक ही तरीका है, उसका क्या लें आप, एलसीएम ले। तो यहाँ पे एलसीएम लिएगा आप। एलसीएम लेने का सबसे यूनिक तरीका देखिएगा, क्या है कि बटे के अंदर जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उसमें आप सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए। तो 2 और 3 के अंदर सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 3। ठीक है, 3 आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा यानी कि 3 की टेबल बोलनी है, और 3 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक कि इसके साथ रखे हुए नंबर का भाग उसमें ना चला जाए। तो हमने बोला 3 एकम 3 जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 दूनी 6, 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, यानी कि मेरा एलसीएम कितना आया, 6। अब क्या करना है, 2 का भाग 6 के अंदर देना है। 2 का भाग 6 के अंदर दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। 3 को इस 2 के ऊपर वाले नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से किया, कितना आया, 9। नंबर किसका है, x का लगा दिया, आगे क्या है, प्लस लगा दिया। 3 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार, 2 बार। 2 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, किसका नंबर है, y का, बराबर में कितना है, 7। ठीक है, अब ये बटे का 6 कहां जाएगा, दूसरी साइड गुणा में जाएगा। 6 को 7 से करूंगा तो 6 7 42। तो मेरे पास समीकरण कितना बना, 9x प्लस के 10y बराबर में 46। ठीक है बात। और ये समीकरण कितना था मेरा, 9x माइनस के 10y बराबर में 14। ठीक है,
यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास 9 है, B1 की वैल्यू आपके पास 10 है और C1 की वैल्यू आपके पास 46 है। अगले में देखिएगा A2 की वैल्यू आपके पास 9 है, B2 की वैल्यू आपके पास -10 है और C2 की वैल्यू आपके पास 14 है। ठीक है, इतनी बात है। देखिएगा अनुपात निकालते हैं A1 अनुपात A2 कितना है 9/9 यानी कि 1/1। B1 अनुपात B2 की वैल्यू निकालते कितना 10/-10 यानी कि 1/-1। C1 अनुपात C2 की वैल्यू निकालते कितना 46/14 यानी कि 46/14। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे A1/A2 का अनुपात 1/1 आ रहा है, B1/B2 का अनुपात 1/-1 आ रहा है और C1/C2 का अनुपात आ रहा है आपके पास 46/14। तो गौर से देखिएगा इस परिस्थिति के अंदर 1 आ रहा है, इसमें -1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 46/14 प्राप्त हो रहा है, यानी कि तीनों परिस्थिति के अंदर ये बराबर किसी भी प्रकार नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसा रहेगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, यानी इस परिस्थिति के अंदर रेखाएं क्या रहेंगी, संगत होंगी। मैंने अभी बताया ही था आपको कि परिस्थिति के अंदर अगर तीनों बराबर होती हैं तब भी संगत और तीनों बराबर नहीं होती है तब भी संगत। तो ये भी क्या होगी, आपकी संगत होगी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, इसकी क्या है, A1 का मान, A2 का मान और ये C1 का मान, A2 B2 और C2। देखिएगा A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, B1 की वैल्यू आपके पास -3 और C1 की वैल्यू आपके पास 11। A2 का मान है आपके पास -10, B2 का मान है +6 और C2 का मान है -22। अनुपात निकालते हैं A1 अनुपात A2 का मान 5/10 का यानी कि 1/2 और वो भी किसके, माइनस के। B1/B2 का अनुपात निकालते हैं -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, C1/C2 का मान निकालते हैं 11/-22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और वो भी किसके, माइनस के। तो A1/A2 का अनुपात भी -1/2, B1/B2 का अनुपात भी -1/2 और C1/C2 का अनुपात भी कितना, -1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। अगर तीनों कंडीशन के अंदर बराबर होते हैं तब भी रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। क्या होंगी, संगत होंगी। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका 5वां प्रश्न है आपके पास 4/3x प्लस के 2y बराबर 8 और दूसरा रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो ये तो रैखिक समीकरण के रूप में लिखा है, यहाँ पे फिर आपको क्या मिल रहा है, बटे के अंदर नंबर मिल रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसके अंदर बटे में क्या लगाएंगे, 1। तो एलसीएम क्या है आपके पास, सबसे बड़ा नंबर 3 ही है आपके पास। 3 का डिवाइड 3 के अंदर किया एक बार, 1 को 4 से किया 4x प्लस है, लगा दिया। 1 का डिवाइड 3 के अंदर किया 3 बार, 3 को 2 से किया 6y बराबर में 8, बटे का 3 कहाँ जाएगा, 8 के पास गुना में। तो समीकरण क्या बनेगा, 4x प्लस 6y और 8 दिया 24, बन गया समीकरण। इसमें आपको पास है ही, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 4, B1 की वैल्यू आपके पास 6 और C1 की वैल्यू आपके पास 24। यहाँ से A2 की वैल्यू आपके पास है 2, B2 की वैल्यू आपके पास 3 और C2 की वैल्यू आपके पास 12। ठीक है, अनुपात देखते हैं इनका। A1 अनुपात A2 की वैल्यू आपके पास 4/2, B1 अनुपात B2 की वैल्यू आपके पास 6/3 और C1/C2 का अनुपात है आपके पास 24/12। काटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि प्रत्येक अनुपात में आपको 2/1, 2/1 और 2/1 ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है,
अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो इस परिस्थिति के अंदर रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संगत होंगी। क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, इतनी बात। फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर।